डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स ऑफ फाइन फॉर चैनल, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। और जैसे कि हमने कहा था कि हम अब जो है वो एमडी कैट और ई कैट के हवाले से इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज जो है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। आज हम उसी की क्लास जो है वो शुरू करेंगे। और इस क्लास के अंदर जो है वो हम चैप्टर नंबर जो 4 है, यानी कि सर्कुलर मोशन जो चैप्टर है, इसके इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से जो एमसीक्यूज बनते हैं कि जो ज्यादातर ई कैट और एमडी कैट के अंदर आते हैं और इसी तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर आते हैं। उसके बारे में आज आपको बताएंगे। इसी तरह से वो मेरे स्टूडेंट्स जो यूईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो नेट 3 के लिए प्रिपरेशन करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी इस वीडियो के साथ जो है वो जुड़े रहें। ये वीडियो उनके लिए भी काफी हेल्पफुल रहेगा। स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो है वो उसको सॉल्व करेंगे और इसी तरह से जो उसका जो सॉल्यूशन है, जो उसका कॉन्सेप्ट है, वो भी आज की ही वीडियो में आपको हम बताएंगे। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मोहम्मद बिलाल, आपका मेंटर टीचर, और आप देख रहे हैं फाइन फॉर चैनल। सबसे पहले हम सर्कुलर मोशन में जो स्टार्टिंग के जो टॉपिक है उसके जो सवालात हैं जो बार बार आते हैं, अपनी नोटबुक, पेंसिल या अपने साथ पेन जरूर लेके बैठें ताकि आप उसको नोट डाउन करते जाएं। जो क्वेश्चन है ये स्क्रीन के ऊपर आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन को जो है वो अच्छे से पढ़ें और फिर उसके बाद जो है वो हम ऑप्शन सॉल्व करेंगे इसको बोर्ड पर। पहला एमसीक्यू है, द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी अंडरगोइंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कांस्टेंट इन। इसके ऑप्शन है स्टूडेंट्स हमारे पास। पहला ऑप्शन है, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो तो फिर ऐसी कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, उसकी स्पीड तो यूनिफॉर्म रहती है, ये हम जानते हैं, लेकिन जो उसकी वेलोसिटी जो है ये कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती है बॉडी की डायरेक्शन की वजह से। क्योंकि उसकी डायरेक्शन चेंज होती है लिहाजा उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। ठीक है, लेकिन यहां पे हमें बताना है एक्सेलरेशन के बारे में। इस एमसीक्यूज में हमें एक्सेलरेशन के बारे में बताना है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कांस्टेंट किस हवाले से होगा। कांस्टेंट क्या मैग्नीट्यूड में होगा, क्या उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, या फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो कांस्टेंट होगी, या फिर जो है वो दोनों चीजें कांस्टेंट होंगी, या फिर दोनों चीजें कांस्टेंट नहीं होंगी। तो यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हैं कि डायरेक्शन तो चेंज हो रही है। क्योंकि बॉडी की डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसी की वजह से उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी और एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। क्योंकि जिस जो है वो डायरेक्शन में वेलोसिटी है यहां पर, उसी डायरेक्शन में जो है वो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो यहां पर तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड देखें तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट्स चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है इस कंडीशन के अंदर। तो लिहाजा जो ऑप्शन हमारा करेक्ट है वो है ऑप्शन ए, मैग्नीट्यूड ओनली। आगे बढ़ते हैं। व्हेन बॉडी इज वायरल इन अ वर्टिकल सर्किल at the end of the string, tension is maximum. Option A at top, option B at the bottom, option C at horizontal, option D at the center, at the center diameter. अब यहां जो है वो मैं लिख कर आपको बता देता हूं। वायरल करें तो वर्टिकली सर्किल, लेट सपोज कुछ ऐसा है उसका। अगर वर्टिकल सर्किल जो है वो उसका कुछ ऐसा हमें नजर आ रहा है, तो अगर स्टोन या फिर कोई भी बॉडी होगी तो वो इस कंडीशन में अगर ऊपर जाती है तो वो यहां पे आएगी, और अगर वो नीचे है तो यहां पे आएगी, और अगर जो है वो दरमियान में है तो वो यहां पे होगी। तो हमें बताना है ये स्ट्रिंग है, ये जो है
स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग में ऐसे जो है ये स्टोन वर्टिकली सर्किल के अंदर ऐसे वायरल कर रहा है, या फिर कोई भी बॉडी है। तो अब जब ये ऊपर होगा तो यहां पर टेंशन ज्यादा होगी, जब ये बॉडी नीचे आएगी तो यहां पर टेंशन ज्यादा होगी, या फिर जो है वो इसके सेंटर ऑफ डायमीटर में या फिर हॉरिजॉन्टल में जब ये होगा तो ज्यादा होगी। सो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स जब भी स्टोन नीचे की तरफ आएगा तो उस वक्त जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो सबसे ज्यादा होगी। इसका ऑप्शन है एट द बॉटम। तो जब ये स्टोन बॉटम के अंदर होगा यानी कि नीचे की तरफ आएगा तो इस वक्त जो टेंशन है वो सबसे ज्यादा होगी, यानी कि ऐसी कंडीशन में टेंशन ऊपर की तरफ होगी, वेट नीचे की तरफ होगा तो टेंशन मैक्सिमम होगी। जबकि ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर जब स्टोन होगा तो वैसी बॉडी तो ऊपर की तरफ है, और ऊपर की तरफ जब बॉडी होगी तो ऐसी कंडीशन में जो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन है वो बहुत कम ही रहेगी, मिनिमम रहेगी, क्योंकि टेंशन जो है उसकी डायरेक्शन फिर नीचे की तरफ होगी। तो ये जो है हमारे पास ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अब आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास एमसीक्यू, द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ अ मूविंग बाइसाइकिल इन द डायरेक्शन। जब बाइक साइकिल की कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा, लेट सपोज ये बाइसाइकिल या फिर बाइक है, सो बाइक की कंडीशन में स्टूडेंट्स क्या होगा कि अगर ये यहां पर ये अगर साइकिल है ये आगे की तरफ जा रही है, ठीक है, और ये मड जो है यहां पे अगर मड होगा तो ये जो है ये मड, ठीक है, ये मड फ्लाइज ऑफ होगा किस तरफ, इस तरफ, यहां पर होगा बैकवर्ड। ये तो हमें पता है जब बाइसाइकिल आगे की तरफ जा रही होगी तो मड जो है वो पीछे की तरफ जो है वो फ्लाइज ऑफ होगा। और ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हमने बताना है कि जो मड फ्लाइज ऑफ हो रहा है, ठीक है, जो मड जो है वो फ्लाइज ऑफ हो रहा है तो वो किस डायरेक्शन के अंदर हो रहा है उसकी डायरेक्शन हमें बतानी है। तो इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो हमें चारों ऑप्शन में से अगर हम पहला देखें तो टूवर्ड सेंटर नहीं हो सकता, सेंटर की तरफ तो मड नहीं जा सकता। अगर हम बी ऑप्शन देखें रेडियस की तरफ तो रेडियस की तरफ भी नहीं होगा। सी है टेंजेंट ऑफ सर्किल और डी है मोशन। तो मोशन तो हमें पता है टायर की जो है वो सर्कुलर है, तो सी ऑप्शन इसका दुरुस्त है, टेंजेंट ऑफ टायर। सर्किल का जो सरकमफेरेंस होता है इससे अगर स्ट्रेट लाइन खींचे तो वो टेंजेंट होती है। तो ये वाली लाइन टेंजेंट है तो इसका मतलब ये जो मड फ्लाइज ऑफ होगा ये भी टेंजेंट जो है वो डायरेक्शन के अंदर होगा। तो ये इसका ऑप्शन सी जो है वो दुरुस्त है, करेक्ट ऑप्शन है। अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास एमसीक्यूज बहुत सारे हैं, इसको आप जल्दी जल्दी जो है वो नोट करते जाएं पॉज करके। पॉज करके स्टूडेंट्स आप नोट करते जाएं। तो हमारे पास चौथा एमसीक्यू है, द एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय। एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो किसके जरिए प्रोड्यूस होता है, पावर, ऑप्शन बी पावर, ऑप्शन ए पावर, ऑप्शन बी प्रेशर, ऑप्शन सी है टॉर्क, ऑप्शन डी है फोर्स। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें पता है कि अल्फा से हम इसको डिनोट करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को, और ये हमें कैसे हासिल होता है जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। जब एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी तो हमें जो है वो एंगुलर एक्सेलरेशन मिलता है। लेकिन एंगुलर वेलोसिटी का कहीं भी यहां पर जिक्र नहीं है, तो एंगुलर वेलोसिटी की जगह यहां पर हम और कौन सा जो है वो ऑप्शन रख सकते हैं कि जो जिसका ताल्लुक जो रिलेट कर रहा हो, जो एनालॉगस हो एंगुलर एक्सेलरेशन का। तो यहां पर अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो ये जो है ऑप्शन
पावर नहीं हो सकता, प्रेशर नहीं हो सकता, फोर्स भी नहीं हो सकती, क्योंकि फोर्स जो है वो स्ट्रेट लाइन में भी लगती है और सर्कुलर जो है वो ट्रैक में भी लगती है। तो इसका ऑप्शन दुरुस्त है सी, यानी कि टॉर्क। हमें पता है कि टॉर्क इज द टर्निंग इफेक्ट। टॉर्क जो है वो फोर्स का टर्निंग इफेक्ट है, और टर्निंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस होता है। इसी तरह से मैं इसका फॉर्मूला भी आपको बता दूं कि जो टॉर्क है वैसे तो ये बराबर होता है आर एफ के, मोमेंट ऑफ टॉर्क, मोमेंट ऑफ फोर्स, और जो फोर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है ये टॉर्क होता है। लेकिन अगर हम इसको एंगुलर एक्सेलरेशन की टर्म में लिखेंगे तो ये बराबर हो जाएगा आई अल्फा। तो ये जो है स्टूडेंट्स एंगुलर एक्सेलरेशन का इन टर्म ऑफ टॉर्क फार्मूला हो जाता है। तो इससे जो है वो ये हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जो एंगुलर एक्सेलरेशन है ये टॉर्क से रिलेट कर रहा है। नेक्स्ट के ऊपर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा, द फोर्स एंड टॉर्क आर एनालॉगस। ये ऑप्शन है हमारे पास। इसका लास्ट ऑप्शन जो है वो दुरुस्त है, टू ईच अदर, क्योंकि फोर्स और टॉर्क ये एक दूसरे के एनालॉगस हैं। इसका फॉर्मूला मैं आपको लिख के बता देता हूं। जैसे कि हम जानते हैं कि फोर्स बराबर होती है एम ए के। ये जो है वो लीनियर और ट्रांसलेशनल रिलेशन है, ठीक है, लीनियर रिलेशन है, ठीक है, मोशन के बारे में, मोशन का। और अगर हम टॉर्क को देखें तो टॉर्क ये बराबर है ये, अब चूंकि फोर्स जो है ये रोटेशनल एनालॉगस है टॉर्क का, और इसी तरह से मास जो है इसका रोटेशनल एनालॉगस जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पर इसका रोटेशनल एनालॉगस जो है वो अल्फा होगा यहाँ पर। जैसे कि मैंने फॉर्मूला आपको बना के दिखाया था कि टॉर्क जो है ये बराबर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया और अल्फा के। तो यहां पर जो है आप बिल्कुल इसको इस तरह से देख सकते हैं, ये रोटेशनल ये लीनियर जो है वो रिलेशन है, और ये रोटेशनल रिलेशन है, ये रोटेशनल रिलेशन। तो इस तरह से भी आप यहां पर इसको समझ सकते हैं। मोशन का रोटेशनल रिलेशन है, ठीक है, और इससे हम फिर इसको आपस में इंटर रिलेट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास, इन केस ऑफ प्लैनेट्स द नेसेसरी एक्सेलरेशन इज प्रोवाइडेड बाय। ऑप्शन ए है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पे जो है वो अब हमने बताना है कि प्लैनेटरी मोशन के हिसाब से जो नेसेसरी एक्सेलरेशन है ये प्रोवाइड किसके जरिए होता है। हम जानते हैं कि जो प्लैनेटरी मोशन है ये जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो बाउंड करके रखी हुई है प्लैनेट्स को अपने अपने ऑर्बिट के अंदर। लेकिन जो उसकी मोशन है ये किस वजह से है, ये यही वाली फोर्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये प्रोवाइड कर रही है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो ये जो एक्सेलरेशन है या फिर जो बॉडी की जो मोशन है या प्लैनेट्स की मोशन है, ठीक है, ये जो है ये ना हो। तो लिहाजा जो नेसेसरी एक्सेलरेशन है ये ग्रेविटेशनल फोर्स के जरिए ही जो है वो प्रोवाइड होता है। तो ऑप्शन ए इसका जल्दी जल्दी एमसीक्यू हमारे बहुत ऑप्शन है, दुरुस्त तो हमने बहुत कम टाइम में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जो है ये इसके 6 एमसीक्यू हमने कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं। नोटबुक में जल्दी जल्दी नोट करते जाएं इसको, ताकि इससे और भी जो है वो आप सवालात बना सकें और इसको आगे फिर प्रैक्टिस में लेके आ सकें। तो 7 एमसीक्यू है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज ऑल्सो कॉल्ड।
अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसे कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है किसी भी बॉडी के अंदर जिस पे तमाम ही बॉडी का वेट जो है वो कॉन्सेंट्रेट करे। और इससे अगर हम देखें इन चारों ऑप्शन को तो कौन सा मिलता जुलता है। सेंटर ऑफ बुएंसी भी नहीं हो सकता क्योंकि वो वाटर के अंदर होता है। बुएंट फोर्स जो लगती है वो वाटर के अंदर लगती है। इसी तरह से यहाँ पे हम सी ऑप्शन देखें, मेटा सेंटर भी नहीं हो सकता। सेंटर ऑफ बॉडी भी जो है वो ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी को अगर हम देखें तो सेंटर ऑफ मास भी तकरीबन ऑलमोस्ट जो है ये मैच करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं कि जिनका सेंटर ऑफ बॉडी और सेंटर ऑफ मास कॉमन होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है किसी बॉडी के अंदर कि जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए तो विदाउट रोटेशन, बगैर रोटेशन के जो है वो बॉडी मूव कर जाए स्ट्रेट लाइन में। सो दैट इज द सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं कि जिनका सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेम होता है, जैसे कि यूनिफॉर्म रॉड। अगर हम यूनिफॉर्म रॉड देखें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास सेम होता है। इसी तरह से अगर हम इसी तरह से स्फीयर लें, सॉलिड स्फीयर, फिर फिल करें इसको, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करते जाएं। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो ये सेंटर ऑफ मास जो है, द वैल्यू ऑफ का जी ऑप्शन है ऑन द सरफेस ऑफ मून कंपेयर टू द सरफेस लगा लें इज। सो ऑप्शन 6, ऑप्शन डी जो है नेक्स्ट एमसीक्यू है, करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ जी होती है वो मून के ऊपर 6 टाइम्स हो जाती है कंपेयर टू अर्थ। अगर अर्थ के कंपेरेबल हम देखें तो 6 टाइम्स जो है वो कम हो जाती है। इट मींस के जी एम इज इक्वल टू जी डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू जो है वो ऑलमोस्ट 1.6 जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये बनती है। द वैल्यू ऑफ जी इज, वैल्यू ऑफ जी इज, ऑप्शन ए है लीस्ट एट इक्वेटर। कि हम 9 एमसीक्यू के ऊपर बढ़ते हैं। इक्वेटर। बी है ग्रेटेस्ट एट इक्वेटर। सी है स्मॉल ऑल ओवर सरफेस, और डी है लीस्ट एट पोल। सो स्टूडेंट्स, वैल्यू ऑफ जी जो है वो सबसे कम कहां होती है ये हमें बताना है। सो यहां पर ऑप्शन ए भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। ठीक है, ये कम होती है इक्वेटर के ऊपर। सॉरी, ये जो है वो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त है, लीस्ट एट इक्वेटर। इक्वेटर के ऊपर सबसे कम होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स अगर हम अर्थ का स्ट्रक्चर हम देखें तो अर्थ का स्ट्रक्चर कुछ यूं है, ये इसका यहाँ पर जो है ये पोल है, और ये इसका अगर हम इक्वेटर देखें, ये यहाँ पर जो है वो इसका इक्वेटर। तो अगर यहाँ पर हम पोल पे देखें तो ये नॉर्थ पोल हो जाता है और ये हो जाता है इसका साउथ पोल। तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल, ठीक है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ जी ज्यादा रहती है, ग्रेटर। ठीक है, पोल के ऊपर हमारे पास वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर है, जबकि यहां पर हम इक्वेटर पे देखें इसको, ये हो गया इसका इक्वेटर। तो इक्वेटर पे वैल्यू ऑफ जी जो है वो क्या होती है, लीस्ट होती है, कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि स्टूडेंट्स यहां से सेंटर ऑफ अर्थ से इसका फासला ज्यादा होता है और यहां से इसका फासला कम होता है। फासला ज्यादा होने की वजह से जो वैल्यू ऑफ जी है ये कम हो जाती है। हमें पता है वैल्यू ऑफ जी जो है ये इनवर्स रिलेशन होता है इसका डिस्टेंस से या फिर जो है वो रेडियस से। तो सेंटर ऑफ अर्थ से जितना ज्यादा जो है वो डिस्टेंस होगा उतना
जो है वो कम वैल्यू ऑफ जी होगी, और जितना कम जो है वो डिस्टेंस होगा वैल्यू ऑफ जी ज्यादा होगी। तो इस तरह से वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर पोल के ऊपर होती है और कम इक्वेटर के ऊपर होती है। ऑप्शन जो है हमारे पास ए करेक्ट है। अब एमसीक्यू नंबर 10, या आप नोट डाउन करते जाएं, जल्दी जल्दी हम आगे बढ़ते रहेंगे। Which of the following is not the factor affecting the value of g? जी बेटा, अब यहां पर आपने बताना है कि वैल्यू ऑफ जी जो है इसका किसके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ता, किसकी वजह से, या फिर किस पर नहीं पड़ता। एल्टीट्यूड ऑप्शन बताना है हमें कि वैल्यू ऑफ जी, जी जो है किस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, किन जो है वो चीज के ऊपर जो है वो उसका असर नहीं पड़ता। तो यहाँ पर एल्टीट्यूड ऑफ प्लेस। स्टूडेंट्स, एल्टीट्यूड क्या होता है, और जो है इसी तरह से लैटिट्यूड क्या होता है, और डेप्थ क्या होती है, और इसी तरह से लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसी को मैं अर्थ से आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले एल्टीट्यूड हम देखें तो एल्टीट्यूड कहते हैं हाइट को। अर्थ के सरफेस से जो हाइट होगी ऊपर की तरफ, ये हमारे पास एल्टीट्यूड हो जाएगा। ये एल्टीट्यूड है, इसको हम हाइट भी कहते हैं, एच से इसको हम डिनोट कराते हैं। इसी तरह से लैटिट्यूड क्या है? लैटिट्यूड स्टूडेंट जो अर्थ के जो यहां पर इक्वेटर और पोल हैं, ये जो हिस्से हैं अर्थ के, ये लैटिट्यूड कहलाते हैं। इसमें हॉरिजॉन्टल यानी कि जो इक्वेटर है अर्थ का प्लेस, और जो हमारे पास ये पोल हैं वर्टिकल पोजीशन में जो पोल हैं अर्थ के, ये हिस्से, ये प्लेसेस जो है वो लैटिट्यूड के अंदर आ जाते हैं। और इसी तरह अर्थ की डेप्थ ये होती है। जबकि अगर लॉन्गिट्यूड देखें स्टूडेंट्स, तो लॉन्गिट्यूड अर्थ की जो लेंथ है, लेंथ वाइज जो प्लेस होती है उसको लैटिट्यूड कहा जाता है, यानी कि हम सरकमफेरेंस भी कह सकते हैं इसको। ये जो सरकमफेरेंस है ये अर्थ का, ठीक है, तो ये कहलाएगा लॉन्गिट्यूड। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या अर्थ का अब हमने देखना है क्या असर पड़ेगा, वैल्यू ऑफ जी का जो इफेक्ट है तो बिल्कुल पड़ेगा। जैसे जैसे हम बिल्कुल पड़ेगा, हमें पता है कि नॉर्थ पोल में वैल्यू ऑफ जी तो हाइट के हिसाब से वैल्यू में कम होती है, लैटिट्यूड के जरिए तो अब हमने देखना है क्या लैटिट्यूड के जरिए असर पड़ता है। तो बिल्कुल पड़ता है स्टूडेंट्स। हमें पता है कि पोल पे वैल्यू ऑफ जी जो है ये मैक्सिमम होती है और इक्वेटर पे ये कम होती है, तो इसके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा। डेप्थ के ऊपर भी अंडरस्टूड बात है, इफेक्ट पड़ता है। जैसे जैसे बॉडी को हम डेप्थ के करीब लेके जाएंगे वैल्यू ऑफ जी कम होगी। जबकि सरकमफेरेंस देखें हम अर्थ का तो उस पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लेस पे के जरिए जो है वो, या उसका जो है वो असर नहीं पड़ेगा वैल्यू ऑफ जी के ऊपर। तो ऑप्शन डी जो है वो दुरुस्त है। अब आगे बढ़ते हैं। पर 11 हमारे पास है द वैल्यू ऑफ फोर्स। एमसीक्यू 11 आप देख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन ए। यहाँ पे ऑप्शन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी, तो ऑप्शन इसमें से क्या होगा स्टूडेंट्स? वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो मास के हिसाब से भी वैरी करती है, डायरेक्टली होती है मास के, और जो इनवर्सली जो रिलेशन बनता है इसका वो बनता है उसके सेपरेशन से, या फिर जो डिस्टेंस होता है दो बॉडीज का उन पर। तो जो फोर्स ऑफ वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी है ये डिपेंड करती है मास ऑफ बॉडी के ऊपर। मैग्नीट्यूड जो होता है उनका, उस फोर्स का, वो मास ऑफ बॉडी के प्रोपोर्शनल होता है। जितना मास ऑफ बॉडी इंक्रीज करेंगे वैल्यू ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये बढ़ती जाएगी अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम देखें तो यहां पर जो है फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है ये इन टर्म ऑफ, यहां पर पूछा जा रहा है लॉ ऑफ
ग्रेविटेशन, जिसमें जो मैग्नीट्यूड होता है या फिर वैल्यू होती है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की, ये मास के हिसाब से जो है ये वैरी होती है। अगर मास ज्यादा होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी ज्यादा होगा, अगर कम होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी कम होगा। अब आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन एमसीक्यू हमारा 12, एमसीक्यू 12 के ऊपर जो है वो बढ़ते हैं। एमसीक्यू 12 है, द वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ फ्रॉम इट्स सरफेस। इसको डायग्राम के जरिए समझते हैं कि वैल्यू ऑफ जी जो है, अगर हम इसको यहां से देखें तो अब अगर ऑब्जेक्ट किसी हाइट के ऊपर गया है यहां पर, तो यहां पर जो वैल्यू ऑफ जी होगी, जी डैश जिसे कहेंगे, वो अगर यहां से यहां तक का जो फासला है ये रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है और ये भी रेडियस ऑफ अर्थ है, तो फिर तो ये वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ जी जो है किसी एल्टीट्यूड के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमने फॉर्मूला लिखा था और ड्राइव भी किया था। तो इसके बाद अगर हम h, हमारे पास h जो है हाइट, ये हमारे पास रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, तो h की जगह हम रेडियस ऑफ अर्थ पुट करेंगे और ये हमारे पास बराबर हो जाएगा फॉर्मूला कुछ इस तरह से, होल स्क्वायर और जी आर ई स्क्वायर और 2 RE होल स्क्वायर और GRE स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4RE स्क्वायर। अब यहाँ पर ये कट गया और वैल्यू ऑफ जी डैश क्या बनी, जी डिवाइडेड बाय 4। तो ये हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जी डिवाइडेड बाय 4 टाइम्स जो है वो हो जाएगी हमारे पास वैल्यू ऑफ जी एट द हाइट विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ, कि जो हाइट है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर होगी, तो वैल्यू ऑफ जी जो है वो 4 टाइम्स हो जाएगी कम। अब यहाँ पर जो है ये इस तरह से हमने इसको कैलकुलेट किया। अगर आपको ये वैल्यू ऑफ जी जो है वो 2 टाइम्स मालूम कर रहे हैं कि 2 टाइम्स जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है, अगर वैल्यू ऑफ जी जो है वो आपसे मालूम की जा रही है 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ अर्थ किसी हाइट के ऊपर, तो फिर आप जो हाइट है वो उसकी जगह रखेंगे 2RE, यहां पर h की जगह रखेंगे 2RE, ठीक है, और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा ऑलमोस्ट g डिवाइडेड बाय 9। 2 टाइम्स आपसे कह रहे हैं कि 2 टाइम्स जो है वो वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है किसी हाइट के ऊपर, तो फिर g डिवाइडेड बाय 9। इसी तरह से अगर 3 टाइम्स मालूम की जा रही है तो 3 टाइम्स में आपके पास बनेगा g डिवाइडेड बाय 16, ठीक है, और इसी तरह से आप इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। 'In an inertial frame of reference, the weight of body is equal to the ऑप्शन ए कूलम्स फोर्स, बी ग्रेविटेशनल फोर्स, और सी फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और डी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास और हमें बताना है कि अगर बॉडी जो है वो किसी इनर्शियल फ्रेम के अंदर है तो उसका जो वेट होगा वो किसके बराबर होगा। तो ऑप्शन हम यहाँ पर लिख देते हैं, एमसीक्यू है 13। इनर्शियल फ्रेम स्टूडेंट्स जैसे कि ट्रेन जो है बॉडी रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही हो। ट्रेन के अंदर स्टूडेंट जितने भी पीपल होते हैं
वो रेस्ट के अंदर होते हैं, लेकिन ट्रेन यूनिफॉर्म स्पीड में मूव कर रही होती है। तो ये वाला फ्रेम इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। इसी तरह से जो भी ऑब्जेक्ट रेस्ट के अंदर हो, बॉडी रेस्ट के अंदर हो, तो वो भी जो है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर आएगा। तो इनर्शियल फ्रेम में जो वेट होगा बॉडी का, वो बराबर होगा फोर्स ऑफ ग्रेविटी के। फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बराबर हो जाएगा, यानी कि जो अर्थ का पुल उसके ऊपर लग रहा है, उस बॉडी का वो उसी के बराबर होगा। उसमें अब 14 एमसीक्यू है हमारे पास। आएगी तो ये ऑप्शन एक्सेलरेटेड और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द वेट ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन। अब ये बिल्कुल जो है वो इसका एक उलट एक यहाँ पे स्टूडेंट हमें बताना है कि जब भी कोई बॉडी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर होगी या फिर एक्सेलरेटेड फ्रेम के अंदर होगी, तो उसका जो वेट है वो किस पे डिपेंड करेगा। उसका वेट डिपेंड करेगा उसके फ्रेम के एक्सेलरेशन पे या उसकी वेलोसिटी के ऊपर, वेलोसिटी ऑफ बॉडी के ऊपर, या फिर फ्रेम एक्सेलरेट कर रहा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो उस बॉडी का वेट होगा जो उस फ्रेम के अंदर है वो वेरी कर सकता है। हमें पता है कि वेट जो है ये बराबर होता है mg के। तो अगर बॉडी जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, ठीक है, नॉन जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बॉडी एक्सेलरेट कर रही होगी, तो ऐसी कंडीशन के अंदर उसका जो एक्सेलरेशन है वो वेरी करेगा, तो उसका वेट जो है वो भी वेरी कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि वेट ऑफ द बॉडी जो है वो डिपेंड करती है दो चीजों पे। तो अगर एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, वैल्यू ऑफ जी वेरी कर रही है अगर उससे, तो जो है वो वेट भी जो है वो वेरी करेगा। तो इट मींस के वेट जो है वो डिपेंड कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस, यानी कि ऑप्शन ए यहां पर करेक्ट है, ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। अ मैन इन एन एलिवेटर असेंडिंग विद एन एक्सेलरेशन विद कंक्लूड दैट का वेट इंक्रीज होगा, हैज, उसका वेट क्या हो जाएगा कि जब वो है डिक्रीज एलिवेटर के अंदर हो और एलिवेटर असेंडिंग हो। सी है रिड्यूस टू 0 होगा, और डी है रिमेन्स कांस्टेंट। रिमेन्ड कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हमें पता है कि अगर कोई भी बॉडी एलिवेटर के अंदर होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट एलिवेटर के अंदर है और ये एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो इस जो बॉडी है, अंदर जो बॉडी है, उसका अपेरेंट वेट जो होगा, वेट वो बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। और जब ये नीचे आ रही होगी तो उसका अपेरेंट वेट कम होगा, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ये हमने सर्कुलर मोशन के अंदर ही ये टॉपिक पढ़ा है। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं हम। पुल ऑफ अर्थ ऑन द मास ऑफ 20 kg बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये जो है वो 16 एमसीक्यूज हो गया। 15 एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। अब उसके बाद जो है वो 16 एमसीक्यू को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। 16 एमसीक्यू ये स्टूडेंट्स बहुत ही आसान एमसीक्यू है और ये आप सॉल्व करेंगे और इसका जवाब आपने देना है कमेंट में। सो स्टूडेंट्स ये जो है वो एमसीक्यू अभी हमने 15 कर लिए हैं और 15 अब हम करेंगे इसके सेकंड पार्ट के अंदर। इसका एक और पार्ट हम करेंगे
वीडियो का, और सेकंड पार्ट के अंदर बाकी जो रिमेनिंग एमसीक्यू है उसको हम डिटेल में स्टडी कर लेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये जो है वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर नंबर 4 सर्कुलर मोशन के, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आएंगे। इसमें कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी मिलेंगे।